बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशंस देखेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर एमीटर। जो बॉडी रेडिएशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है वो पुअर एमीटर होती है। ये हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसको हम किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, गुड एमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड बैड एमीटर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स। जो बॉडी रेडिएशन को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वो उतना ही ज़्यादा उसको एमिट भी करने की नेचर रखती है, और जो कम एब्जॉर्ब करती है तो वो कम एमिट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली मेटल्स जो हैं वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती हैं, और ऐसे ही जब उनको ठंड में रखा जाता है तो कम टेम्परेचर पे वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती हैं। जैसे हम मेटल और वुड का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर दोनों ही धूप में रखे हों तो जो मेटल है वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, और जब दोनों ही यहाँ पर ठंडक हो ऐसी जगह अगर दोनों को रखें तो मेटल ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो मेटल ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्बर है तो ज़्यादा अच्छी एमीटर भी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि बॉडी जो अच्छी रिफ्लेक्टर है, मीन्स जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो रिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि वो एब्जॉर्ब कम करेगा। उस रेडिएशन ऐसे पड़ा किसी बॉडी पर, उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एब्जॉर्ब कम से कम किया, और कम से कम एब्जॉर्ब करना मतलब कि वो बैड एब्जॉर्बर है, और बैड एब्जॉर्बर मीन्स पुअर एमीटर भी है। तो बच्चों जो बॉडी लार्ज रिफ्लेक्टिविटी वाली होगी वो पुअर एब्जॉर्बर होगी हीट की या रेडिएशन की, इसलिए वो पुअर एमीटर भी होगी। ये हमने देख लिया ना, बैड एमीटर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स। तो जो कम एब्जॉर्ब करेगा वो कम एमिट भी करेगा। तो आपको ए पार्ट समझ में आ गया होगा। बी पार्ट देखते हैं हम इसका। A brass tumbler feels much colder than a wooden tray on a chilly day. किसी ठंडे दिन जब ब्रास को टच किया जाता है और वुड को टच किया जाता है तो जो ब्रास है वो ज़्यादा ठंडी लगती है। ऐसा किस लिए होता है बच्चों? ब्रास जो है वो अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, जबकि वुड ये गुड कंडक्टर नहीं है हीट का। तो जब हमने ब्रास को टच किया तो हीट हमारे हैंड से इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है तो हीट ट्रांसफ़र हो गई। अब जब हीट ट्रांसफ़र हो गई तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए ये हमें छूने से ठंडा लगता है। जबकि वुड जो है वो बैड कंडक्टर है तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, तो वो हमें ठंडा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो जो ब्रास है वो ज़्यादा ठंडा लगता है देन अ वुडन ट्रे। तो ये बी पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। सी पार्ट देखते हैं। An optical pyrometer for measuring high temperatures calibrated for an ideal black body radiation gives too low a value for the temperature of red hot iron piece in the open, but gives a correct value for the temperature when the same piece is in the furnace. बच्चों ये क्वेश्चन ऑप्टिकल पायरोमीटर पर बेस्ड है। ऑप्टिकल पायरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत हाई टेम्परेचर मेज़र करने के काम आती है। जिस टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं उसको ऑप्टिकल पायरोमीटर से मेज़र किया जाता है। 600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर ऑप्टिकल पायरोमीटर से मेज़र कर लेते हैं। ये बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना दूर से ही उसकी सरफेस की ब्राइटनेस और ग्लो को सेंस करके उसका टेम्परेचर मेज़र कर लेता है। ये बेस्ड है बच्चों स्टीफेंस लॉ पर। यहाँ इसमें इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि एक रेड हॉट आयरन पीस है, ऑप्टिकल पायरोमीटर उसका टेम्परेचर बिल्कुल करेक्टली मेज़र नहीं कर पाता अगर इस पीस को ओपन स्पेस में रखा जाता है, लेकिन जब इसको फर्नेस में रख दिया जाता है तो ये बिल्कुल करेक्ट रीडिंग देता है, इसका मेज़रमेंट एक्यूरेट रहता है। तो बच्चों इसको एक्सप्लेन करना है हमें। तो हम यहाँ पर स्टीफेंस लॉ देख रहे हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। E यहाँ पर एनर्जी रेडिएशन है, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, टी बच्चों ये उस सरफेस का टेम्परेचर या हम कहें पायरोमीटर का टेम्परेचर, क्योंकि ये इसको मेज़र कर रहा है ना,
तो T यहाँ टेम्परेचर ऑफ पायरोमीटर ऐसे लिखा हुआ है, T0 है टेम्परेचर ऑफ ओपन स्पेस। तो अब जैसे आयरन पीस को ऐसे ओपन स्पेस में रख दिया गया तो रेडिएशन यहाँ पर इस तरीके से एमिट होगा। तो जो रेडिएशन है ये E की वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर T0 की कुछ वैल्यू होगी। इस T0 की कुछ ना कुछ वैल्यू ओपन स्पेस के लिए होगी, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे T0 की वैल्यू इंक्रीज होगी ये वाली वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग मिलेगी। लेकिन जब इस आयरन पीस को फर्नेस में रख देते हैं तो वहाँ कोई ओपन स्पेस नहीं है, इसलिए T0 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब T0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो E की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू फर्नेस में हो जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू इसको मेज़र कर लेगा, ये पायरोमीटर जो है वो सही रीडिंग देगा। तो ये बच्चों ये था C पार्ट। अब D पार्ट देखते हैं इसका। D पार्ट है द अर्थ विदाउट द एटमॉस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड। जो D पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? जो एटमॉस्फेयर है बच्चों उसकी गैसेस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, उसका कुछ पार्ट ट्रैप होके रह जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इतना है कि लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छे से सरवाइव करती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अब ये हीट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती तो फिर टेम्परेचर बहुत कम रहता, अर्थ बहुत ठंडी रहती, तो लाइफ यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होती। In absence of atmospheric gases, no extra heat will be trapped. All the heat would be radiated back from the Earth's surface, so Earth would be inhospitably cold. तो यहाँ पर ये हमको समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ बहुत ठंडी होती, क्योंकि कुछ हीट उसमें ट्रैप नहीं हो पाती। अब देखते हैं बच्चों इसका E पार्ट। E पार्ट क्या है? Heating system based on circulation of steam are more efficient in warming a building than those based on circulation of hot water. बच्चों E पार्ट में हमें ये बताना है कि किसी हीटिंग सिस्टम में स्टीम का सर्कुलेशन ज़्यादा एफिशिएंट रहता है वाटर के, बॉइलिंग वाटर के सर्कुलेशन के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? तो बच्चों जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हम इससे देख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू MS डेल्टा T से। लेकिन जो स्टीम है बच्चों उसमें एडिशनल एनर्जी भी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में। तो अब इसमें ये इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसलिए स्टीम को यूज़ करना ज़्यादा एफिशिएंट है। वैसे भी आपने ये एक्सपीरियंस कभी अगर किया हो तो कि जो स्टीम है वो ज़्यादा हर्ट करती है वाटर के कंपैरिजन में, स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ये एडिशनल हीट एनर्जी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।